नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं सुमित शुक्ला हूँ और शाम को 4 बज रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के इस एनसीईआरटी कार्यक्रम में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और अपने कार्यक्रमों को आगे लेकर के चल रहे होंगे। सर, सुबह से आपका इंतज़ार रहता है, ये तो मेरे लिए बहुत परम आनंद की बात है कि आप इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, है ना? तो आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए एनसीईआरटी ठीक है। बहुत हेल्प किया बीपीएससी क्लास में। अच्छा, यहाँ की बातें ठीक है। हाँ, कुछ लोग बिहार पीसीएस में पढ़ते होंगे तो जस्ट मेरी क्लास वहाँ होती है, तो यहाँ भी वो आ जाते हैं, है ना? तो आपने नाइट्रोजन चक्र नहीं बताए हैं। हाँ, मैंने नहीं बताया, मैं अपनी गलती स्वीकार कर ले रहा हूँ। कहीं और के लिए रख रखा हूँ, तो जब मुझे आवश्यकता लगेगी तो हम आपको बताएंगे, है ना? तो ढेर सारा नमस्कार। मेरा नाम सुमित शुक्ला है और मैं आपके लिए बातचीत करता हूँ विज्ञान के कार्यक्रमों को लेकर के। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको ढेर सारा नमस्कार है। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए। और जो कल जिस कार्यक्रम को हमने रोका था, जहाँ पर रोका था वहीं से हम इसे लेकर के चलते हैं। यूपीएससी का नया बैच कब आएगा? जब आएगा तो पता चल जाएगा। अब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। सर, 2 दिन से नोट्स नहीं आ रहे हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है यार, मैं तो अपनी तरफ से भेज देता हूँ। अभी मैं उनको थोड़ा सा पूछता हूँ, उनसे इंक्वायरी लेता हूँ कि आखिर 2 दिन से नोट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? तो ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत का आशा यह है कि कल हमने आपको 2 बातें बताई। कल की क्लास में थोड़ा सा आपको ऐसा एहसास हुआ कि हम यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको समाज के साथ जोड़ा, हमने आपको संविधान के साथ जोड़ा, हमने आपको कई और तरीके में बताया, है ना? अ, सर, आज के बाद प्रॉपर में पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। तो उस मुद्दे की तरफ हम आ रहे थे और मुद्दा ये था कि हम कब स्वस्थ होते हैं और कब हम रोग मुक्त होते हैं। तो रोग मुक्त होना एक छोटी अवधारणा है, लेकिन स्वस्थ होना एक बड़ी अवधारणा है। कल हमने जाना स्वस्थ होने का मतलब है कि हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहें, है ना? तो इन सभी बातों को आइए शुरुआत करते हैं। और हम जिस मुद्दे की तरफ थे उस मुद्दे की तरफ आपको रुख कराते हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि वास्तव में सोशल इक्वलिटी की कल बात कर रहे थे और हम यहाँ तक आ गए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्थी एंड डिजीज फ्री लाइफ। तो दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो यार, वॉइस का थोड़ा सा इशू स्टूडियो में है, तो ये मैं ठीक नहीं कर सकता। ये लोग भी प्रयास कर रहे हैं ठीक करने का, तो जो विकल्प है उस विकल्प के आधार पे ही काम चलाइए, है ना? तो ये बात तय मान के चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा हो विकल्प जीवन में उसी का अनुसरण कीजिए, जो आपका मुख्य कार्य है उसी पर ध्यान दीजिए। तो मुख्य कार्य यही है कि हम पढ़ें, तो अच्छा लगता है। साइंस सही है। किसको किसको साइंस अच्छा लगता है? अच्छा, समीर कुमार जी आ गए हैं और ये अभी वोटिंग करेंगे। पढ़ाई लिखाई कर ले भाई, है ना? किसको क्या अच्छा लगता है वो जान रहा है। तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम जानोगे, है ना? आप झारखंड से हैं, यूपी के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। स्वागत है आपका, है ना? पढ़ा हुआ अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है? तो पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं पकड़ के कूट देंगे, ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हेल्थी का मतलब क्या है? यानी कि सोशल, इकोनॉमिकल और साथ ही साथ मेंटल, तीनों स्तर पर व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए या अच्छा महसूस होना चाहिए, है ना? तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कार्य को समुचित तरीके से करने की क्षमता। लिखिएगा अपनी कॉपी में। इसकी दोनों के अंतर आइए देखा जाए। लिखिए, जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप में तथा सामाजिक व आर्थिक रूप में पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के योग्य हो। पूरी क्षमता के साथ, पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के योग्य हो, करने के योग्य हो, तो इसे हम स्वस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वस्थ कहेंगे या हेल्थी कहेंगे। कि जब आप टोटली एबल हो, कैसा? सोशल और फिजिकल, इकोनॉमिकल और मेंटल। तो ऐसी स्थिति में आपको हम ये निर्धारित कर देंगे कि आप स्वस्थ हैं। क्या है?
आप स्वस्थ हैं। और रोग मुक्त होने का मतलब है कि शरीर में कोई असुविधा अथवा परेशानी नहीं है ना। तो डिजीज फ्री का यही मतलब है कि जब शारीरिक रूप में, जब शरीर में कोई असुविधा अथवा परेशानी ना हो, कोई असुविधा अथवा परेशानी ना हो, हम्म, अर्थात अर्थात शारीरिक रूप से, शारीरिक रूप से कार्य करने की क्षमता मौजूद हो, कार्य करने की क्षमता मौजूद हो, कार्य करने की क्षमता मौजूद हो, तो इसे हम कहते हैं कि हाँ, अब हम रोग मुक्त हैं। क्या है? तो केवल यहाँ पर हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम फिजिकली एक तरीके से बेहतर महसूस करें तो हम कहेंगे कि हम रोग मुक्त हैं। क्या है? डिजीज फ्री है। यानी कभी भी रोग मुक्त होना स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है। इस बात को हम और स्पष्ट लिखेंगे कि डिजीज फ्री होना कभी भी हेल्थी होना नहीं है ना। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो नीचे एक नोट डाल देना, लिखिएगा अर्थात, अर्थात रोग मुक्त होना, अर्थात रोग मुक्त होना, रोग मुक्त होना स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है ना। स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है, स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है ना। तो गारंटी स्वस्थ होने की क्या है? तो वो स्वस्थ होना ही है। और वो स्वस्थ कैसा होगा? जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली या इकोनॉमिकली अपने आप को बेहतर महसूस करवा पाएंगे, तो इस तरह की बात होगी। सर ये सब आप लिखवा रहे हैं, इसको याद भी करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है दोस्त, आप समझिए, लेकिन याद करिए ना करिए आपकी मंशा है, लेकिन आप इसे समझ के आगे बढ़िए तो बेहतरीन होगा। ये ना केवल पीटी के लिए है, बल्कि ये मुख्य परीक्षा को शानदार है ना। अब स्वस्थ होना व्यक्तिगत नहीं है, ध्यान देना। स्वस्थ होना सामाजिक है, सामुदायिक वातावरण पर निर्भर करता है। लिखिएगा दूसरा पॉइंट कि स्वस्थ होना व्यक्तिगत नहीं है ना। अब भाई हम व्यक्तिगत कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? हम व्यक्तिगत स्वस्थ नहीं हो सकते, कारण कि इस पे समाज भी है ना। तो स्वस्थ होना व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर, बल्कि हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे स्वास्थ्य पर समुदाय और वातावरण प्रभाव डालते हैं। हमारे स्वास्थ्य पर समुदाय मतलब समाज व वातावरण प्रभाव डालते हैं, है ना। वातावरण प्रभाव डालते हैं। तो लिखिएगा कि हेल्थ इज नॉट ए इंडिविजुअल मैटर बट affected with society and environment, affected with society and environment। ये समाज और आसपास की चीजों के लिए क्या हमारे सांसद स्वस्थ हैं? नहीं है। स्वस्थ होना बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है ना। कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? कोई कोई इफेक्ट तो करेगा ना। हाँ, कई बार वो स्वस्थ हो जाते हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली सशक्त है। दूसरा, सामाजिक तौर पे क्षमतावान है। तो तीसरा, बॉडी के स्तर पर बेहतरीन है ना। तो कई बार वो स्वस्थ हो सकते हैं, कई बार वो तनाव में आते हैं। ये बात समझना। तो ये आपको अंतर आ सकता है। लेकिन रोग मुक्त होना क्या है? तो रोग मुक्त होना व्यक्तिगत है। हम बीमार हैं, ठीक है, हम ही हैं। हम बीमार हैं तो हम ही हैं, और हम अच्छे हैं तो हम ही हैं। तो लिख सकते हैं कि डिजीज फ्री होना एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। ठीक है। रोग मुक्त होना, रोग मुक्त होना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। रोग मुक्त होना व्यक्तिगत व्यवस्था है ना। ये इंडिविजुअल प्रोसेस है, नॉट ए अफेक्टेड विथ सोसाइटी, नॉट अफेक्टेड विथ एनवायरमेंट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्पेशली नहीं है वो। तो ये दो बड़े अंतर रहे जिनको मैं आपको हेल्थी और डिजीज फ्री के तौर पर समझा पाया, है ना। कोई व्यक्ति हेल्थी है लेकिन तब भी वो
जब हेल्थी होगा कोई व्यक्ति तभी वो शानदार काम कर पाएगा। रोग मुक्त होते समय भी वो शानदार काम नहीं करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है ना। रोग मुक्त व्यक्ति एक शानदार काम करे ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति शानदार काम करेगा इसकी गारंटी है। इस बात को मैं एक अगले पेज पे समझाता हूँ। और पेज ये है कि हमारे पास दो तरह के व्यक्ति हैं, है ना। कई बार कुछ फिगर वगैरह बनाते रहा करो। हमारे पास दो तरह के व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति है जो क्या है, हेल्थी है ना, ये स्वस्थ है या हेल्थी है। और अगर ये स्वस्थ या हेल्थी है तो इस बात की गारंटी है, इस बात की कंप्लीट गारंटी है कि यह बेहतर कार्य करेगा। क्या करेगा, इसका कार्य बेहतर होगा या पूरी क्षमता से कार्य होगा, है ना, पूरी क्षमता से कार्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि अब इसे ना तो कोई मानसिक टेंशन है, पैसा इसके पास भरा पटा हुआ है, और दूसरी बात समाज में इसकी ठीक ठाक प्रतिष्ठा है, ऐसी हालात में ये अपना जो भी काम करेगा, पढ़ने का, लिखने का, बातचीत करने का जो भी कार्य होगा उसे पूरी निष्ठा के साथ करेगा, पूरी क्षमता के साथ करेगा। तो हम एक ऐसे स्टूडेंट की परिकल्पना करते हैं जो स्वस्थ हो, यानी कि हम एक ऐसा छात्र चाहते हैं जब वो छात्र यूपीएससी की तरफ रुख कर रहा हो, या वो छात्र बीपीएससी की तैयारी करना चाहता हो, या यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहता हो, तो हमें एक ऐसे छात्र की आवश्यकता होती है जो क्या करे, एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो स्वस्थ हो। कैसा हो, जिससे हम ये उम्मीद कर सकें कि वो कैसा स्वस्थ हो, वो सामाजिक तौर पे भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हो, वो आर्थिक तौर पे भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा हो। भाई कई बार ऐसा है, और बॉडी के स्ट्रक्चर पे तो चाहिए ही चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि अब किराया देना है कमरे का, जहाँ पे हम रहते हैं उस कमरे का किराया देना है, घर वालों ने पैसा नहीं भेजा, है ना, घर वालों ने पैसा नहीं भेजा, तो अब हम मानसिक तौर पे तनाव में रहेंगे। और हम आपसे कह रहे हैं कि चलो साइंस याद करो, आपके मन में टिक कर रहा है बार बार कि यार मकान मालिकवा कहा था, मकान मालिकवा कहा था कि पैसा नहीं दोगे तो आज हम ग्रुप तुम्हें निकाल देंगे। बार बार मन में टिक कर रहा है, घर फोन किए, घर पे हमें पैसा चाहिए, कह रहे हैं कि अभी तो लिए थे पैसा, क्या कर दिए, कहीं कपड़ा ले लेते खत्म हो गया था। तो दिमाग हमारा जब दूसरी जगह घूम रहा है तो हम स्वस्थ नहीं हैं। और ऐसे व्यक्ति से, ऐसे छात्र से मैं उम्मीद करूं कि वो कठिन से कठिन प्रमेय याद करे, कठिन से कठिन थॉट्स विकसित करे, नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। संभव जैसे अब यहाँ पे बहुत से छात्र लिख रहे हैं कि सर बीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अब ये स्वस्थ नहीं है क्योंकि इनके मन में कुछ और चल रहा है, इनका दिमाग स्थिर नहीं है ना। तो पहले कोशिश करिए कि अपने आप में हम एक ऐसे छात्र की परिकल्पना करें, एक ऐसा छात्र बने। इस पूरी बैच में एनसीईआरटी पढ़नी है तो हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। जैसे बार बार आप उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका दिमाग कहीं घूम रहा है ना, कहीं और घूम रहा है, किसी और व्यवस्था में लगा हुआ है। नहीं करना है हमें, बॉडी के स्ट्रक्चर पर, समाज के स्ट्रक्चर पर और इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर पर अपने आप को बेहतर महसूस करना होगा, तब हम स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। बाकी अगर कोई व्यक्ति हमारे पास दूसरा है ना, और ये केवल क्या है, ये केवल रोग मुक्त है, इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में यानी कि डिजीज फ्री होने की स्थिति में अभी भी लेकिन कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये बेहतर काम करे, बेहतर काम करे, ये कोई गारंटी नहीं है। पूरी क्षमता से काम करे, कोई गारंटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हो सकता है कि डिजीज फ्री है ना, हो सकता है ये मानसिक तौर पे परेशान चल रहा है ना, हो सकता है मानसिक परेशान चल रहा हो सकता है ये आर्थिक परेशान चल रहा हो, है ना। कहते हैं जेब में नहीं दाने और दादा चले भुजाने, तो ऐसी स्थिति है। तो अब आप इसको, तुम आप कहोगे कि भाई तुम तो बुखार है क्या, तकलीफ में हो क्या, नहीं तो क्या काम नहीं किए, टेंशन में थे, क्या थे, टेंशन में थे। तो ये जो व्यक्ति है इससे हम उम्मीद नहीं करते। हमारा छात्र कभी भी डिजीज फ्री नहीं होना चाहिए, हमारा छात्र हमेशा स्वस्थ होना चाहिए। यानी एक स्वस्थ मन में, आपने सुना है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा तो ऐसी हालात में हम अपना कार्य पूरी क्षमता और पूरे मनोयोग से कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम शारीरिक तौर पर फिट होने के बावजूद मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर अपने संघर्षों से जब जूझेंगे तो ये ऐसी हालात पैदा करते हैं कि हमारे पास
पूरे मनोयोग से कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। तो हम यही चाहते हैं कि एक यूपीएससी का जो अभ्यर्थी है वो रोग मुक्त ना रहे। ठीक है, रोग मुक्त रहिए, अच्छी बात है, लेकिन केवल रोग मुक्त अभ्यर्थी नहीं चाहिए हमें। हमें एक ऐसा अभ्यर्थी चाहिए जो स्वस्थ हो, और वो बॉडी के स्ट्रक्चर पे भी, सोशली और इकोनॉमिकली। अब आप चले यूपीएससी की तैयारी करने, पता चला कि आपके पिता को किसी ने गाली दे दी, आपके घर में किसी ने उल्टा पुल्टा बोल दिया, अब आप यहाँ टेंशन में घूम रहे हो कि हमें लेना है बदला, तो ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें ये समझना है कि हमें एक ऐसा अभ्यर्थी बनना है। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप साधु हो जाओगे। ये जो हल्ला मार रहे थे ना पहले एकदम हिंदी वाले अलग हल्ला, अंग्रेजी वाले अलग, आज की क्लास सुनिए ना अच्छे से, कल क्लास आपने सुनी ना अच्छे से, तो एक ऐसा अभ्यर्थी बनिए जो इस व्यवस्था को परिकल्पित करे। किसको? स्वास्थ्य की व्यवस्था को बेहतर करे। तब तो सर कोई भी स्वस्थ नहीं है, यही तो वजह है। इसी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमारी सरकारें, हमारा संविधान और हमारी जो व्यवस्था है वो काम कर रही है कि आपको स्वस्थ रखा जाए। आपको मैं क्यों समझा रहा हूँ? इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अनायास अपने मन मस्तिष्क को परेशान ना करें, बल्कि अपने स्वास्थ्य पर बेहद ध्यान दें। ठीक, आइए बढ़ा जाए। सर बुक नहीं बताए कौन सा लें, कितने दिनों से पूछ रही हूँ। अरे श्वेता दीक्षित, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की, क्लास 6 टू क्लास 10 एनसीईआरटी जो सरकारी आती है वही खरीद लीजिए। इसके अलावा दुनिया में कोई किताब नहीं है जिसको आपको पढ़ना है। इसके अलावा जब आप कभी कोचिंग करने आओगे तो मैं निकलूंगा और बातचीत करूंगा। ठीक है, चलिए। अब जो अगला टॉपिक है वो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और रोग की परिभाषा। आइए नजर डालते हैं कि भाई स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और रोग की परिभाषा क्या है। आपने कभी सोचा कि मुझे बीमारी क्यों हो जाती है, यानी कि वाई डू बी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं? तो जवाब है कि वाई डू बी फॉल इल, तो उत्तर है हाँ, हम बीमार होते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि रोग होने की जो कंडीशन है, और रोग होने की जो शर्त है ना, बीमारी की जो शर्त है वो कौन कौन सी है, इस पर एक बार नजर डालते हैं। तो शर्त ये है, पहली बात तो, यदि किसी के शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये कम हो जाएंगे, इनकी कमी आएगी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। तो जब पोषक तत्वों की कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में हम बीमार हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका प्रभाव हो जाए, है ना। हो सकता है कि कुछ सूक्ष्म जीवों का प्रभाव हो जाए, और इन सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के कारण, है ना, इन सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के कारण आप बीमार हो जाए। कल हमने चर्चा की थी, इन सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के कारण भी इस तरह की बातें हो सकती हैं। ठीक है ना। एक और बड़ी बात है ना, अंग्रेजी वाले बच्चे जो परेशान है ना, उनकी परेशानी का सबब यह है कि वो परेशान ही है। सारी बातें हैं, उनको समझ में आएगा, और जिनको लिखना है वो लिखेंगे। हम ध्यान ही नहीं देते, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं अपनी, हिंदी की भी अंग्रेजी की भी। बाकी उनकी मर्जी है, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हम कुछ काम करें। ठीक। एक और रीजन हो सकता है, वो है आनुवंशिक कारण, यानी कि जेनेटिक। क्या हो जाएगा? जेनेटिक या आनुवंशिक समस्या, यानी कि हमारे माता पिता जो हैं वो हमें ऐसी कोई बीमारी दे दिए जो लाइफ लॉन्ग हो सकती है। तो इन समस्याओं के कारण हम क्या होंगे? बीमार होंगे, यानी रोग उत्पन्न हो जाएगा। और रोग जब उत्पन्न हो जाएगा तो सीधी बात है कि हम शारीरिक तौर पर, यानी कि फिजिकली काम करने की क्षमता खो देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि रोग की जो परिभाषा है वो क्या है। तो हम आमतौर पर फिजिकली काम करने की क्षमता खो देते हैं। लिखिएगा, शारीरिक तौर पर, शारीरिक रूप में जब परेशानी उत्पन्न हो, है ना, परेशानी उत्पन्न हो, है ना, डिफिकल्टीज आनी शुरू हो जाए, और हम अपना कार्य पूर्णतः ना कर पाए, हम अपना कार्य कार्य सही से ना कर पाए, सही से ना कर पाए, तो यही अवस्था रोग की अवस्था क्या कहलाती है?
यही अवस्था और रोग की अवस्था कहलाती है ना, कि प्रॉपरली जो वर्क फंक्शन है वो सही नहीं चलेगा, और दूसरा बॉडी में अलग अलग प्रकार की डिफिकल्टीज आ जाएंगी। तो पहली बात, बॉडी लेवल पर फिजिकली हम डिफिकल्टीज का को फेस करेंगे, और दूसरा जो हमारा वर्क फंक्शन है प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ेगा। तो दो रीज़न है। क्या रीज़न है? पहला ध्यान देना कि बॉडी स्ट्रक्चर पर फिजिकली डिफिकल्टी उत्पन्न होगी, और दूसरा प्रॉपर वर्क फंक्शन बॉडी का नहीं चलेगा। तो ये बड़ी बात है कि सर मैं स्वस्थ हूँ, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर तरह से। ये तो बड़ा शानदार है ना, कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो अच्छी बात है। लेकिन रोग होने के कारण क्या क्या है? न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी कि लैक ऑफ द न्यूट्रिशन, एंड रीजन बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। और तीसरी बड़ी बात है कि जेनेटिक डिजीज। ये तीन ऐसे रीजन हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। आमतौर पर बॉडी स्ट्रक्चर में जब कोई डिफिकल्टीज आती हैं और वर्क फंक्शन में हम प्रॉपर वे में नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो अब मान के चलना कि हम बीमार हैं या हमें रोग हो गई है। अब सवाल आता है कि ये जो रोग हो गई, ठीक है, अच्छी बात है, इस रोग के कारण क्या है ना? तो अगला टॉपिक लिखेगा रोग के कारण। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ बीमारियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा तीव्र अथवा प्रचंड रोग, और एक होती हैं दीर्घकालिक बीमारियां। तो अपनी कॉपी में दोनों बातें नोट कर लीजिएगा। देखिए, नंबर एक, तीव्र अथवा प्रचंड रोग, है ना। पहली बीमारी का नाम लिखिएगा तीव्र अथवा प्रचंड रोग, और दूसरी हो जाएगी दीर्घकालिक बीमारी। क्या हो जाएंगी? दीर्घकालिक। लिखा सम डिजीज हैव शॉर्ट ड्यूरेशन व्हिच आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज, है ना। जो तीव्र रोग है उसको अंग्रेजी में एक्यूट डिजीज के तौर पर कहते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो सर बताएं, बीपीएससी के मेंस में साइंस आता है? हाँ आता है, साइंस का ही नहीं आएगा, है ना। तो पहली बीमारी क्या है? एक्यूट डिजीज है या तीव्र या प्रचंड रोग है। लिखा है दीज डिजीज आर मोस्टली स्प्रेड ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ए कोल्ड, लाइक ए कफ एंड फीवर। ये सब जो हो रहा है ये एक तरीके से एक्यूट डिजीज में आते हैं। आप ध्यान देना, जितनी भी एक्यूट डिजीज हैं मोस्टली हील इन ए वीक, लगभग वो एक सप्ताह में या 10 दिन में ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा दीज डू नॉट अफेक्ट आवर हेल्थ मच, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। इसके अलावा इवन द पेशेंट्स बॉडी वेट इज ऑफ नो यूज, यानी कि पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता, है ना। इसको लॉस कर देना। तीसरी बड़ी बात कि वन डज नॉट फील टू टायर्ड, यानी कोई भी इस तरह की बीमारी में ज्यादा थका हुआ महसूस नहीं करता है। आप इसे हिंदी में नोट कर लेंगे कि कुछ बीमारियां जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, लिखिएगा कुछ बीमारियां, कुछ बीमारियां जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, जो बहुत कम समय के लिए होती हैं, बहुत कम समय के लिए होती हैं, के लिए होती हैं, उन्हें तीव्र या प्रचंड रोग कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उन्हें तीव्र या प्रचंड रोग कहा जाता है, ठीक है ना। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिएगा प्रायः सूक्ष्म जीवों के, प्रायः सूक्ष्म जीवों के कारण, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के कारण, सूक्ष्म जीवों के प्रभाव के कारण, प्रभाव के कारण यह उत्पन्न होती हैं, यह उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इनमें कुछ खासियत भी है, जैसे कि मोस्टली हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाती हैं। तो पहला पॉइंट लिखिएगा कि लगभग लगभग 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाती हैं, लगभग 7 से 10 दिन में ये ठीक हो जाती हैं। एक और खास बात है कि ये स्वास्थ्य को ज्यादा परेशान नहीं करती हैं। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि हमारे स्वास्थ्य को, है ना, अधिक प्रभावित नहीं करती हैं, मतलब जल्दी से ठीक हो जाती हैं तो ज्यादा हम परेशान नहीं होते हैं, अधिक प्रभावित नहीं करती हैं। और तीसरी बड़ी बात कि शरीर का वजन भी कम नहीं होता। देखिए तीसरा, इनसे शरीर का वजन भी ज्यादा कम नहीं होता, है ना, ज्यादा कम नहीं होता। और तीसरी रीजन है कि इससे बीमारी के बाद व्यक्ति बहुत थका हुआ महसूस नहीं करता।
तो चौथा रीजन है, लिखिएगा, बीमारी के बाद या बीमारी ठीक होने के बाद, बीमारी ठीक होने के बाद अधिक थकान नहीं आती, अधिक थकान नहीं आती। अब ये देखो एनसीईआरटी कह रही है, आपको आती है तो मुझे ब्लेम मत करना, है ना, कि भाई मैं तो, मुझे सूक्ष्म जीवों की बीमारी थी, और सूक्ष्म जीवों की बीमारी मतलब टाइफाइड ही हो गया मान लो मोटा मोटा। अब टाइफाइड हो गया तो अब ऐसी स्थिति में भैया 14 दिन बीमारी पकड़ेगी। ये मोस्टली 10 दिन में ठीक कर देने के लिए कह रहे हैं। हाँ अच्छी बात है, ठीक तो हो ही जाएगा, लेकिन ये बात सच्चाई है ना कि टाइफाइड के बाद क्या बहुत अच्छा लगता है? नहीं, शरीर दर्द करती है, कमजोरी होती है। सर हमको हमेशा एक कंफ्यूजन होता है कि सब लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी का बुक ले लो, उसमें मैथ भी होता है। अरे भैया मैथ नहीं पढ़ना है रे दादा, साइंस जीएस में आता है, आपको जीएस की एनसीईआरटी पढ़नी है। जो तो सुना है ना, बड़े छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं इसमें, अच्छी बात है, सुनो मुझे, है ना। आईएएस बन के आपसे मिल सकते हैं सर? अरे ऐसे ही मिल सकते हो, आईएएस बन के आओगे तो हम आपको मिलाने आएंगे। ठीक है, आईएएस बनो तो पहले मैं खुद आ जाऊंगा मिलने आपसे। जंग हथियार से नहीं मस्तिष्क से लड़ा जाता है। हाँ लड़ते रहो, ठीक है। तो ये बात है, आप बहुत अच्छे से पूछते रहो, हम बहुत शानदार उत्तर देंगे, बस बदमाशी मत करना, ब्रेन को स्वस्थ रखना अपने, है ना। रीजन मत निकालना कि ये रीजन है कैसे किया जाए। इतना नोट कर लीजिए कि तीव्र और प्रचंड रोग कौन सी हैं। जितनी भी बीमारियां सूक्ष्म जीवों से होंगी वो सारी की सारी तीव्र या प्रचंड रोग में शामिल की जाती हैं। अब अगर हम दूसरी बीमारी के बारे में चर्चा करें तो वो है दीर्घकालिक। कैसी हैं? दीर्घकालिक, लॉन्ग ड्यूरेशन की बीमारियां होती हैं। दूसरी लिखिएगा, दीर्घकालिक बीमारी। कैसी बीमारी? दीर्घकालिक रोग हैं। आइए देखा जाए इनमें क्या कहानी है। देखिए, सम डिडीज persist इन आवर लाइफ फॉर लॉन्ग टाइम, यानी जीवन भर या लंबे समय के लिए हमारे साथ जुड़ ही जाती हैं। थ्रू आउट आवर लाइफ सच डिडीज कॉल्ड एज द क्रॉनिक डिडीज। क्या बोलेंगे? क्रॉनिक डिडीज कहेंगे, यानी कि दीर्घकालिक बीमारी। नाम सुना होगा कि क्रॉनिक डिडीज हैं, ये कहलाती हैं। ठीक, लाइक एलिफेंटोसिस, हाथी पांव जब हो जाएगा तो भाई जिंदगी भर हाथी पांव लेगा। किसी के पैर में हाथी पांव हो गया तो वो ऐसे फूला रहेगा पैर, ये नॉर्मल पैर, ये हाथी और पांव वाला पैर, ये पूरी शरीर, है ना। तो अब जिसे हाथी पांव हुआ वो फूला ही रहेगा, ठीक होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो ठीक होता है लेकिन बहुत समय, मान के चलो कि 4 से 6 साल लग जाते हैं, है ना। तीसरा, हार्ट डिजीज, हार्ट की कोई समस्या आ गई तो कई साल लग जाएंगे ठीक होने में, कई बार जीवन भर मुश्किल आ जाती है, नहीं ठीक होता है। ब्रेन रिलेटेड कोई मामला आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, लकवा मार गया, तो लकवा मारना, ब्रेन हेमरेज होना, ये स्थितियां बहुत दीर्घकालिक हैं, जल्दी से ठीक होने वाला हफ्ता 10 दिन में ठीक नहीं होगा। यानी कि दीज डिजीज अफेक्ट आवर हेल्थ मोर। अपनी हृदय जो ये बीमारियां हैं ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत भयंकर तरीके से, अब स्वास्थ्य मैं कह रहा हूँ ध्यान देना, स्वास्थ्य मतलब सोशल, मेंटल, फिजिकल, इकोनॉमिकल। अब किसी को हार्ट की समस्या हो गई भैया तो चले हॉस्पिटल चक्कर लगाए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते समय पैसा ना लगी, पैसा तो लगी ना। अब पैसा जो रखा था जब बैंक में जमा करके, अब गांव के लोग तो बीजी वो बीमा कराते नहीं, बीमा कराए भी हैं तभी तो पैसा लगेगा। आना जाना, रहना, खाना पीना, उसका पैसा थोड़ी कंपनी देगी। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक तौर पे बड़ी विपन्नता आ जाती है। किसी के यहाँ हार्ट का मरीज आ गया, घर परिवार पूरा टेंशन में आ जाता है ना। तो वो कंगन उंगन बिक जाता है सोने का, वो वाला ना, लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे। लड़का जब बड़ा होगा तो जाके बोलेगा लाला मेरी माँ के कंगन लौटा दे, तुमने लिए थे। तो जो गरीबी की स्थिति है वो स्वास्थ्य के साथ जुड़ेगी। तो ये बीमारियां खास करके जो क्रॉनिक डिडीज है, एक क्रॉनिक डिडीज हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरा प्रभावित करती हैं। दूसरी बड़ी बात है ना कि दीज रिड्यूस बॉडी वेट, ये हमारा बॉडी वेट कम कर देंगी, एकदम दुबले पतले फरंगी जैसे हो जाओगे ऐसी। तो मतलब मोटापा खत्म ही हो जाएगा, दुबला पतला इंसान हो जाएगा। और तीसरा, फील ट्रायड आल्सो, एकदम थके थके से महसूस करेंगे। क्या करेंगे? थके थके से महसूस करेंगे। तो ये रीजन है कि हम क्रोनिक डिजीज के जाल में ना फंसे। अगर हम बीमार हों भी तो किससे हों? एक्यूट से हों। कैसे हों? एक्यूट डिजीज से हों। क्रोनिक डिजीज खतरनाक होती हैं हमारे लिए, लेकिन कई बार हमारे परिवार में किसी न किसी को इस तरह की खतरनाक क्रोनिक डिजीज हो जाती हैं, और फिर पूरा जीवन वो दवाओं के साथ, हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर के साथ चक्कर लगाता रहता है। और ऐसी स्थिति में बाल क्यों रखते हैं? जूं हो गया है सर को। अच्छा अच्छा, भाई पसीना हो जाता है भाई यार कई बार, है ना, गलती से खुजला लिए।
इतना मार मार देंगे ना कि सुधर जाओगे। एक्यूट डिजीज सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं क्या? हाँ हाँ, वही से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। ठीक है ना। मुझे टाइफाइड हुआ था, बहुत थक जाते हैं। हाँ है, ठीक है, लिखा पढ़ी में, लेकिन नहीं थकते हैं। जो एनसीईआरटी कहती है थकान, इसमें खतरनाक थकान है ना। अब किसी को हार्ट की समस्या है तो दौड़ ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, थक जाएगा पूरी तरीके से। वो वाली कहानी है। चलिए, तो लिखिएगा, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि कुछ बीमारियां लंबे समय तक या जीवन भर रहती हैं। लिखिएगा, कुछ बीमारियां, कुछ बीमारियां लंबे समय तक, लंबे समय तक अथवा जीवन भर रहती हैं, अथवा जीवन भर रहती हैं। इन्हें ही दीर्घकालिक रोग क्या कहेंगे? इन्हें ही दीर्घकालिक बीमारी या दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक रोग कहेंगे। जैसे कि हाथी पांव, ठीक है, जैसे हाथी पांव। और दूसरा है ट्यूबरकलोसिस। तीसरा है हृदय की बीमारी। और चौथा है मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी। ध्यान रखना कि ये बीमारियां हमारे स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करती हैं। लिखिएगा, यह बीमारी, यह बीमारी हमारे स्वास्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करती है ना। मोर अफेक्ट डालिए, अधिक प्रभावित करती है। दूसरी बड़ी बात, ये हमारा वजन भी कम करती है और हम थके थके महसूस करते हैं। लिखिएगा, वजन की कमी आती है, वजन की कमी भी हो जाती है और थकान भी महसूस होती है, थकान महसूस होती रहती है। तो इसलिए अब मान के चलना कि देश अगर क्रोनिक डिजीज से परेशान हुआ, हाँ लीवर की भी डिजीज क्रोनिक डिजीज है, दमा की बीमारी लॉन्ग टर्म चलती रहती है, क्रोनिक में आ जाती है, हालांकि सूक्ष्म जीवों से प्रभावित होती है। तो ये बात आपको समझनी है कि जो बहुत लंबी चल गई वो क्रोनिक है, और जो जल्दी से हुई जल्दी खत्म होंगी वो एक्यूट है। कैसी हैं? एक्यूट हैं। जब हम युवावस्था में होंगे तो ऐसी स्थिति में मान के चलना कि हम एक्यूट होते हैं या एक्यूट बीमारियों की जद में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम हाँ, फाइलेरिया, हाथी पाँव का मतलब फाइलेरिया, इसे बोलते हैं ना, एलिफेंटोसिस, हाथी की तरह पैर हो जाना। और जब हम उम्र के ढलान पे जाते हैं, 40 साल क्रॉस कर लेते हैं उम्र का, तो अब ऐसी स्थिति में हम क्रोनिक डिजीज के संपर्क में आते हैं, हमें अलग अलग खतरनाक क्रोनिक डिजीज होनी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है दोनों बातें आप समझ गए हैं और एनसीईआरटी की भाषा क्लियर कर रहे हैं। अब अगला जो सवाल आता है कि संक्रामक रोग कौन से हैं। आप इन बीमारियों के बारे में पहले भी समझ रहे हैं। संक्रामक रोग हमने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था कि द डिजीज हुज इमीडिएट कॉजेटिव एजेंट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके मुख्य रीजन क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं। उन्हें हम मुख्य तौर पर इन्फेक्टस डिजीज या संक्रामक बीमारी के तौर पर जानते हैं। लिखिएगा, जब सूक्ष्म जीवों, जब सूक्ष्म जीवों के कारण बीमारी का प्रसार होता है, बीमारी का प्रसार होता है, तो यही संक्रामक बीमारी कहलाती है। कैसी बीमारी? संक्रामक बीमारी कहलाती है, संक्रामक बीमारी कहलाती है। ओके। दूसरी बड़ी बात कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट्स एंड फिजिकल contact in community, so there is a danger of an infectious disease। इसलिए कि ये बहुत खतरनाक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ये मान के चलो कि जो सूक्ष्म जीव हैं, है ना, सूक्ष्म जीव वो पानी से भी फैलते हैं, जल के द्वारा फैल जाते हैं, हवा के द्वारा फैल जाते हैं, भोजन के द्वारा फैल जाते हैं, है ना, संपर्क में आने पर फैल जाते हैं, संपर्क में आने आदि से फैल जाते हैं, आने आदि से फैल जाते हैं। इसीलिए यह अधिक हानिकारक है। क्या है? यह
अधिक हानिकारक है, इस बात को समझिएगा। क्या है ये? अधिक हानिकारक है। इसके अलावा और हानिकारक होने का आशय है कि पूरी कम्युनिटी को परेशान करते हैं, यानी कि लिखिएगा तथा पूरे समुदाय को प्रभावित करते हैं, पूरे समुदाय को प्रभावित करते हैं, है ना। तो आपने देखा नहीं, कोरोना, कोविड 19, जब कोविड 19 हुआ तो लगभग लगभग मान के चलो कि पूरा देश इसमें जद में आ गया था, हमें लॉकडाउन लगाना पड़ा। तो लॉकडाउन लगाने के पीछे रीजन ही यही था कि पूरी की पूरी कम्युनिटी इन्फेक्ट हो रही है ना। तो यही सबसे बड़ी बात थी। सर साइंस और टेक के लिए कौन सी बुक लें? बीपीएससी के लिए केवल एनसीईआरटी, बाकी हमारी क्लास और कोई किताब नहीं। ठीक। इसके अलावा मेनी टाइप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर स्प्रेडिंग इन्फेक्टेड डिटीज, यानी कि अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं और अलग अलग प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनको फैलाते हैं। तो अगला पॉइंट नोट कीजिएगा कि कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। लिखिएगा सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं तथा अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं, अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है ना, अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं है भाई। आपने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पर इससे पहले हमने बताया कि वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोआ हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो वायरस से अलग बीमारी, प्रोटोजोआ से अलग बीमारी, फंगस से अलग बीमारी, है ना। सर आपने मेरे डाउट का कभी भी उत्तर नहीं दिया, 2 डाउट पूछते हो। हाँ पूछो, एक बार बता देंगे, है ना। डाउट सेशन अलग से रखेंगे तो उसमें हम लोग उत्तर करेंगे। अभी पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई कर लो। देखिएगा सूक्ष्म जीव कई प्रकार के होते हैं तथा अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आइए एक बार नजर डालें कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के हैं और वो कौन कौन सी खास बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, इन पर हम नजर डालते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो बीमारी फैलाते हैं, सर यूपीएससी के लिए इनफ है क्या? या भैया यार पढ़ लो यार, हाथ जोड़ रहे निवेदन कर रहे हैं यार, पढ़ाई कर ले भाई। सर टाइम चेंज कर दीजिए सर यार, नहीं तो हम कल परसों से ये कमेंट आप करा देंगे। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान दे भाई, बहुत मेहनत से लोग काम पैसा देते हैं आपको। 1000 रुपये भी 1200 रुपये जो जमा किए हो ना, अम्मा बाबू इतनी मेहनत से लाए होंगे कि शायद आपको पता नहीं है। तो पढ़ लो, ये सवाल मत करो, जब कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। हाँ ऑल कम्युनिकेबल, हाँ बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो इन्फेक्शस डिजीज में आती हैं, इसलिए कहते हैं कनेक्ट होता है। एनसीईआरटी का एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजन, तो ध्यान देना जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी हानिकारक जीव हैं, उनको एक नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन कहेंगे। तो जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है ना, जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं उनको एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? तो आज से इनको हम एक साथ बोलेंगे कि इन्हें कहेंगे पैथोजन। क्या बोलेंगे? पैथोजन। तो जो हिंदी वाले हैं ना छात्र, वो भी इनको इसी नाम से जानेंगे, पैथोजन के नाम से। ठीक। अब ध्यान देना, पैथोजन के नाम से जानेंगे तो हमारे पास मोटे मोटे 4 स्पेशल पैथोजन होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? ध्यान रखिएगा। पहला एक पैथोजन है जिसे हम वायरस कहते हैं, दुनिया में सबको पता है। दूसरा जो बैक्टीरिया होते हैं, ये भी एक बड़े पावरफुल और खतरनाक पैथोजन है। फंगी जो होते हैं ये भी पैथोजन है। और जो हमारे सामने प्रोटोजोआ हैं ये भी पैथोजन ही है। और चाहे वायरस हो तो ये भी बीमारी या डिजीज फैला रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया हो ये भी बीमारी फैला रहे हैं, या फंगी हो तो ये भी हमें बीमार कर रहे हैं, या प्रोटोजोआ हो तो प्रोटोजोआ भी हमें बीमार करते हैं। एक बार आइए नजर डालते हैं कि इन पैथोजन, तो आज के बाद से एक शब्द याद आया, अगर आपसे कोई कहे कि पैथोजन के बारे में समझाइए, तो एनसीईआरटी कह रही है कि वो सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करें, जो हमारे साथ क्या करें, गलत व्यवहार करें, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम नाम देंगे कि दिस आर कॉल्ड एज अ पैथोजन। एंड द लिस्ट ऑफ द पैथोजन इज स्पेशली वायरस, बैक्टीरिया, फंगस एंड प्रोटोजोआ, है ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, है ना। सर व्हाट इज द ईस्ट? ईस्ट के बारे में हमने बताया है कि ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है ना भैया।
तो पिछली क्लासेस को जरूर ध्यान दें, वहां से हम प्रॉपर बता के निकलते हैं। सोनू सम्राज, आगे बढ़ा जाए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लिखते रहा करो। ईस्ट और एलिया इज नॉट पैथोजन, नहीं वो पैथोजन नहीं है। आमतौर पर 4 प्रमुख पैथोजन हैं, बाकी और कई तरह के हैं। अगर हाँ वो आपको बीमार करें तो पैथोजन बन जाएंगी। हम नहीं करेंगे पैथोजन नहीं बनेंगी। वह सूक्ष्म जीव जो हमें बीमार करे वो पैथोजन है। प्रमुख पैथोजन 4 होते हैं, वायरस दूसरे, बैक्टीरिया तीसरे, फंगी और चौथे प्रोटोजोआ। अब एक बार नजर डालते हैं कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मैं दोहरा रहा हूँ। पहली कौन सी होगी? कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम और कफ खांसी हो जाएगी। कोल्ड यानी कि सर्दी होगी। इन्फ्लुएंजा नामक एक बीमारी होगी। कोविड-19 होता है, निपाह होता है, इबोला होता है ना, और डेंगू भी वायरस से होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी वायरस से होता है। यानी कि वायरस एक पैथोजन है। क्या है? वायरस एक पैथोजन है। और पूरी की पूरी जो 21th सेंचुरी है ना, 21th सेंचुरी हमारी है जिसमें हम जी रहे हैं इस समय, इस पूरी 21th सेंचुरी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो वायरस है। और आप देख रहे हैं कि वो चाहे कॉमन कोल्ड की बात करें, कफ की बात करें, खांसी की बात करें, सर्दी की बात करें, इन्फ्लुएंजा की चर्चा करें, कोविड-19 के बारे में बात करें, निपाह और इबोला वायरस के बारे में चर्चा करें, डेंगू और एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के बारे में चर्चा करें, ये सारा कुछ किससे हो रहा है? उस वायरस नामक एक पैथोजन से हो रहा है। तो इसे फटाफट नोट कर लीजिएगा। अगले कुछ और पैथोजन पर चर्चा करें तो हमारे सामने कुछ डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। जैसे नाम याद रखिएगा, टाइफाइड बुखार, कालरा, ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेक्स। इन बीमारियों को आपने उस समय पढ़ाई की है जब हम इससे पहले वाले टॉपिक की तरफ बात कर रहे थे। सर एचआईवी और एड्स अलग होता है? हाँ, एड्स एक बीमारी है और एचआईवी एक वायरस है ना। तो जैसे मान के चलना कि बीमार जब हम हो गए तो वो बीमारी कहलाती है। जिस रीजन से हम बीमार हुए वो उसका वायरस है। एचआईवी एक प्रकार का पैथोजन है और उस पैथोजन की वजह से क्या हुआ? एड्स बीमारी हो गई। ठीक है। अगली डिजीज है जो कि फंगस से होती है। कौन कौन सी होती है? स्किन की डिजीज हो गई, खुजली हो गई, दाद हो गई, है ना, या एस्केबीज खुजली का बड़ा स्वरूप हुआ, आस्थमा हो गया, एथलीट फूट हो गया। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कवकों से होती हैं। तो फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सर निबाह और इबोला से सुन के रोग होते हैं। हम नहीं, पता नहीं क्या लिख रहे हो आप, पत्नी कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। धरती फाड़ के निकली है भाषा। एज ए नॉन मशरूम इज द किंग काइंड ऑफ द फंकी, सो वी कैन कॉल मशरूम इज अ पैथोजन। नहीं, हमने कहा कि वो सूक्ष्म जीव जो आपको बीमार करें। क्या मशरूम आपको बीमार कर रहा है? उत्तर है नहीं। तो हम उसे क्या कहेंगे? वो पैथोजन नहीं है ना। चलिए सर, चेचक, हाँ नोट हो गया। तो ये आपकी डिडीज कौन सी रही? फंगी और बैक्टीरिया रही। अगला हम बात करें कि और कौन से पैथोजन है। अब देखिए ना कि प्रोटोजोआ से भी बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। कौन कौन? मलेरिया हो रहा है, कालाजार हो रहा है जिसे हम ब्लैक फीवर कहते हैं, पायरिया नामक एक बीमारी होती है, और निद्रा रोग जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो अब यहाँ से सवाल बनेगा कि भाई अलग अलग प्रकार के पैथोजन और अलग अलग प्रकार के अलग अलग बीमारियां हमसे प्रभावित कर रही हैं, हमारे जीवन को ये प्रभावित कर रही हैं। तो यही कहानी है, इनको हमें समझ लेते हैं, है ना। तो इसे नोट कर लिया। अब एक बार नजर डालते हैं कि भाई इन सभी बीमारियों के फैलने के कारण क्या होते हैं। लिखिएगा। उससे पहले कुछ बातें नोट में पॉइंट है, उसको लिखिएगा। डिजीज आर लाइक एलिफेंटोसिस एंड इंटेस्टियल वर्म आर स्प्रेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पीसीज ऑफ वार। लिखिएगा नोट करके। लिखिए नंबर 1, लिखिएगा प्रमुख बीमारियां। प्रमुख बीमारी जैसे, लिखिएगा प्रमुख बीमारी जैसे, जैसे हाथी पांव। क्या? हाथी पांव। और पेट में कीड़े। आपने सुना होगा पेट में कीड़ा पड़ गया है। पेट में कीड़े कृमि के कारण, वार्म के कारण, किसी कारण कृमि के कारण होते हैं। किसी कारण होंगे? कृमि या वार्म के कारण होते हैं। दूसरा, इन वायरस बैक्टीरिया एंड फंगस मल्टीप्लिकेशन इज रैपिड। इनमें जो गुणन है वो बहुत तेज होता है। वेयर एज वार्म यानी कि कृमि में
मल्टीप्लिकेशन बहुत छोटा होता है, यानी कि उनमें जो विस्तार है वो बहुत कम होगा। दूसरा नोट लिखिएगा, जैसे मान के चलो कि वायरस है ना, या बैक्टीरिया या फंगस है ना, तो जब ये सब हमारी शरीर में जाते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इनमें विस्तार होता है। फंगस बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। सर स्लीपिंग सिकनेस का उपचार बता दीजिएगा। हाँ हमारे पास अवेल है। अच्छा, जो तो सुना, अगर मैं तुम्हें अभी ब्लॉक करवा दूं ना तो दोबारा कमेंट जीवन में कभी नहीं कर पाओगे जब तक बैच रहेगी, लेकिन मैं कराऊंगा नहीं। ये जो दांत निकाल गए अच्छी बात नहीं। कृमि छोटे छोटे जीव होते हैं, उनको हम कृमि कहते हैं। आपने कभी पेट में देखा होगा सफेद व्हाइट कलर के कीड़े निकलते हैं जिन्हें हम केचुआ कहते हैं। नॉर्मली पेट के कीड़े कैसे होते हैं, वो खान पान से चले जाते हैं और पनप जाते हैं गंदा भोजन करने से। तो वायरस, वैक्सीन और फंगस देखिएगा में गुणन बहुत तेज होता है, गुणन तेज होता है। और और कृमि में गुणन धीमा होता है, यानी कि कृमि अगर शरीर में आई तो उतना तेजी से बढ़ेगी नहीं, धीरे धीरे बढ़ती है। कृमि में गुणन धीमे होता है, गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन करके ज्यादा बढ़ जाना। लेकिन कृमि में गुणन धीरे धीरे होता है या धीमा होता है, धीमा होता है। ये एनसीईआरटी बता रही है कि कैसे, कहाँ पर और किस प्रकार का बुखार, है ना, कैसे, कहाँ पर और किस प्रकार का बुखार हो जाता है। तो प्रमुख बीमारी से हाथी पांव या पेट के कीड़े कृमि की वजह से होते हैं। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस में मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज होता है, यानी कि ये जैसे बॉडी में जाएंगे तेजी से अपना विस्तार करेंगे। लेकिन कृमि में जो मल्टीप्लिकेशन है वो तेज नहीं होता बल्कि धीमा होता है। क्या होता है? धीमा होता है। ठीक है। ब्लैक फीवर मतलब काला आजार, कभी जब काला आजार के बारे में चर्चा करेंगे तो देखेंगे। आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर कृमि कैसे होते, तो मैंने जानबूझ के आपके लिए रखा हुआ है। देखो, ये विपवार्म है, इस तरह के होते हैं, सब अपने पेट में होते हैं। ये टैप वार्म है, फीता जैसे, जैसे फीता होता है उस तरह के होते हैं। ये राउंड वार्म है, यानी कि गोल गोल होकर चलते हैं। ये गेरिल्डिया है, और ये कोकिडिया है, और ये हुक वार्म है, जैसे हुक होता है ना उस तरह के होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के कृमि हैं जो हमारे पेट में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं, है ना। आप देखेंगे तो इसी पेट में जो कि हम भोजन कर रहे होते हैं उसी में इस तरह के वार्म पनप जाते हैं जो हमें बीमार करते हैं। क्या क्या नाम है? विप वार्म, टैप वार्म, राउंड वार्म, गेरिडिया, हुक वार्म और कोकिडिया। तो ये हमें परेशान करते हैं। समझ में आ गया? इनमें मल्टीप्लिकेशन उतना तेज नहीं होता जितना तेज किसी वायरस में होगा, जितना तेज किसी बैक्टीरिया में होगा, अलग अलग प्रकार से, लेकिन ये खतरनाक बीमारी उत्पन्न करते हैं। फाइलेरिया प्रोटोजोआ से तो होता है, आपने बताया था। अच्छा, अब ध्यान देना। सवाल आता है कि रोग फैलने के साधन क्या हो सकते हैं। सवाल ये आता है कि रोग फैलने के साधन क्या हो सकते हैं। यहां से यूपीएससी में सवाल आया था कि रोग कैसे फैलती है। तो कई तरह के साधन होते हैं, जैसे कुछ बीमारियां हमारे द्वारा हवा से फैलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? एयरबॉर्न। क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एयरबॉर्न डिडीज, या एक शानदार भाषा है वातोड़। कौन सी रोग है? वातोड़ रोग। उसमें क्या है, मान के चलो कि आपको कोई समस्या है, किसी कोई समस्या है, उसने छींक मारा है ना, या उसने खांसी की, और जब छींक मारा या खांसी की तो ढेर सारे ड्रॉपलेट्स निकले कि नहीं निकले। अब ये ढेर सारे ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो हवा के माध्यम से आगे किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि मान के चलो कि 5 माइक्रोन से भी छोटे हैं। कैसे हैं? 5 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। इतने छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हवा के माध्यम से फैलते हैं और फैल करके अलग अलग बीमारियां पैदा करते हैं, जिनमें से लगभग जो कोरोना वायरस था, इसलिए हम लोग क्या लगाते थे? इसलिए हम लोग मास्क लगा लेते थे, है ना, कि भाई मास्क लगाए रहेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट्स फैल रहे हैं ये हमारे नाक तक नहीं आएंगे, है। तो जो हवा के माध्यम से बीमारियां होंगी उनको क्या कहेंगे? उन्हें हम बोलेंगे एयरबॉर्न डिजीज, या वातोड़ रोग। वो क्या बोलेंगे? वातोड़ रोग या वायुजन्य बीमारी कहेंगे, है ना। सर आप बताइए, आए हम क्या है कहते हो, सही से लिखा करो। चिकन पॉक्स भी हुआ है,
हवा से फैलता है। हाँ, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ध्यान देना, जैसे टीबी है ना, इन्फ्लुएंजा है, क्या है, इन्फ्लुएंजा है, या चिकन पॉक्स है, सब फटाफट लिख दीजिएगा, चिकन पॉक्स है, या मीजल्स है, क्या है, मीजल्स। ये तमाम ऐसी बीमारियां हैं, या कुछ सांस की समस्याएं है ना, सांस की बीमारी है। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो हवा से फैलती हैं। बस कोई छींकेगा, कोई खांसेगा, तो उसके ड्रॉपलेट के जरिए, देखिए ना, इनको खांसी आ रही है तो पूरे ड्रॉपलेट फैल गए चारों तरफ, तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कुछ और ट्रांसमिशन है जो जल के द्वारा होता है, इसे हम बोलते हैं जलोढ़ रोग। क्या बोलेंगे, वाटर बॉर्न बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाटर बॉर्न डिडीज के तौर पर जानते हैं, या इसे हम जलोढ़ रोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ रोग के तौर पर जानते हैं, जल से उत्पन्न होती हैं। अगर आप मान के चलो दूषित जल का सेवन कर रहे हैं, हाँ, 2025 तक भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा, बड़ी शानदार बात है ना। प्रयास यही है, बाकी देखते हैं क्या स्थिति बनती है। तो दूषित जल का सेवन करने से जलोढ़ रोग होने के चांसेस ठीक ठाक होते हैं। जैसे जब कोई बैक्टीरिया आएगा, जल में बैक्टीरिया है, तो ये डायरिया उत्पन्न करेगा, वोमिटिंग उत्पन्न कर देगा, है ना, सूजन उत्पन्न कर देगा, या स्टमक में पेट करे दर्द करेगा, है ना, उल्टी होगी, कई बार की समस्याएं होंगी। कई बार वायरस फैल जाता है जल से। तो वायरस से कौन सी बीमारी है, जब अब हेपेटाइटिस बी है, ये भी एक प्रकार की जलोढ़ या वाटर बॉर्न डिजीज है। इसमें बुखार होगा, है ना, तेज दर्द होगा, पीलिया हो जाएगा, लीवर की आकार बढ़ जाएंगे। अगर पैरासिटिक यानी कि परजीवी से होगा, तो ऐसी स्थिति में डिसेंट्री और गैरियल डिजीज हो जाता है, डायरिया होगा, एब्डोमेनल पेन होगा, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं और जल के माध्यम से फैलती हैं। तो ये बातें हमें समझनी है। सर हिंदी में ही है, आप इसको हेपेटाइटिस बी को हिंदी में लिख लिया करिए, बैक्टीरिया या टाइफाइड को आप हिंदी में लिख लिया करिए, है ना। तो ये बात आपको समझनी है कि जल भी क्या करता है, बीमारियों को फैलाता है। जिन जिन पर मैं टिक लगाया है वही लिखना है, सारे नहीं लिखने, है ना। तो जो जो टिक वाली चीजें हैं उनको नोट कर लीजिएगा कि हेपेटाइटिस बी एक तरीके का जल से उत्पन्न होने वाला, दूषित जल की वजह से होने वाली बीमारी है। पैरासाइट से डिसेंट्री और गैरिल्डिसिस हो जाता है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर नींद से बचने का कोई उपाय बता दीजिए। अब बताओ, क्या ये स्वस्थ है? उम्मीद है ये स्वस्थ नहीं है, क्योंकि इनको नींद बहुत आ रही है। खैर, इतना नोट कीजिए, जो टिक लगाए उतना ही नोट करना है, ज्यादा नोट नहीं करना है ना। अब इसके अलावा भी और कुछ बीमारियां हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होती हैं, लैंगिक संपर्क में आने पर होती हैं। तो लिखिएगा हेडिंग, लैंगिक संपर्क में आने पर कैसे कैसे होंगी, ध्यान रखना। पहला कि अगर हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेंगे किसी भी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ, मान के चलो किसी दूसरे व्यक्ति को एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एड्स की समस्या है, अगर एड्स की समस्या है तो उसके साथ सेक्स करने से अगले व्यक्ति को भी वो ट्रांसफर चला जाएगा। दूसरा, अगर कोई आप ऐसी निडल्स, ऐसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो कि इन्फेक्टेड है, तो भी क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में हम लैंगिक संपर्क की बीमारियों से पीड़ित होंगे। माँ और बच्चे के बीच में जो संबंध है, अगर माँ पहले से ट्रांसमिटेड है, पहले से मान के चलो कि एड्स से पीड़ित है, तो उसके बच्चे में एड्स होने के चांस बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड का चढ़ाना, उसका ट्रांसमिशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी मान के चलो कि लैंगिक संपर्क संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, कभी भी वो हक करने से, यानी कि आप किसी से गले मिल रहे हैं या किसी के साथ खेल रहे हैं, जैसे किसी तरह की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, या उसके साथ बातचीत कर रहे हैं या उसके साथ भोजन कर रहे हैं, तो वो नहीं फैलती। कब फैलेंगी? 4 कंडीशन में। यदि आप डायरेक्ट सेक्स संपर्क करेंगे, या दूषित सुई लगाएंगे, या माँ से उसके बच्चे में, या दूषित रक्त का चढ़ाव हो जाएगा, यानी कि रक्त आधान या ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो ये बीमारियां हमें परेशान करती हैं। यहाँ पर ध्यान देना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय हगिंग, प्लेइंग टुगेदर एंड टॉकिंग टुगेदर एंड ईटिंग टुगेदर। साथ साथ खेलने, घूमने, बातचीत करने और हग करने से सेक्सुअल डिजीज नहीं फैलती हैं, ठीक है ना।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कई ऐसे तरीके थे जो बीमारियों के फैलाने के तरीके होते हैं। तो आज का जो समय है, अब आगे कह रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा है, 5 बज चुके हैं, 1 घंटे की क्लास होती है। तो अब हम कल पुनः मुलाकात करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, मानव स्वास्थ्य और पोषण का जो बायोलॉजी का टॉपिक है, उससे संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो लगभग खत्म होने जा रहे हैं। अब हम बायोलॉजी के दूसरे हिस्से में प्रवेश करेंगे और वहां से जुड़े हुए टॉपिक्स उठा करके आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं वो इस वीडियोस को देखते रहें लगातार। जैसे हम क्रमबद्ध रूप में आपको ले चल रहे हैं, वैसे ही आप भी क्रमबद्ध तरीके से चलें। हम एनसीईआरटी को पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब वो चाहे 6 की हो, 7th की हो, 8th की हो, 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो, 12th की हो। तो अभी हम बायोलॉजी की पोर्शन को कवर दे रहे हैं। धीरे धीरे हम बायोलॉजी के पोर्शन को कवर करते करते फिजिक्स में चलेंगे और फिर केमिस्ट्री में चलेंगे। यूं ही मुस्कुराते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।